हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये 23 मई की करंट अफेयर्स गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा जिससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएं, चाहे आप प्रीलिम्स लिख रहे हो चाहे आप मेंस लिख रहे हो। आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे, चाहे आप उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या यूपी पीसीएस में दे रहे हो या यूपीएससी में दे रहे हो, सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप डेली बेसिस पे कवर करते रहिए गाइस। अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे भी जितने भी अपडेट्स आते हैं वो सब यहीं के यहीं आते हैं। गाइस बताना चाहूँगा, लोअर पीसीएस मेंस के लिए जो उत्तराखंड पीसीएस ले रहा है, उत्तराखंड पीएससी जो पेपर ले रहा है, और एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो अपनी तैयारी करना चाहते हैं लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए, वो वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग टेस्ट सीरीज़ के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं कि जो जितना वो पढ़ चुके हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो अपने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसके लिए मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 23 मई की करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आ रही है, जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने ज्वाइन करी है एक पूजा एट रूइंस ऑफ एएसआई प्रोटेक्टेड टेम्पल। तो एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक प्रोटेक्टेड टेम्पल है जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पर पूजा हो रही है और जेएनके के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने उसको ज्वाइन की है। तो ये सेकेंड रिलीजियस सेरेमनी है 3 दिन में इस साइट पे, विच द एएसआई हैज टैग्ड एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। कि नेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि राष्ट्रीय महत्व, आप कह सकते हैं महत्वता की ये साइट है। द एएसआई डज नॉट परमिट प्रेयर्स एट अ प्रोटेक्टेड साइट अनलेस इट वाज अ फंक्शनिंग प्लेस ऑफ वर्शिप। तो एएसआई का कहना यह है कि वो तब तक किसी भी साइट पे प्रेयर्स परमिट नहीं करती है अगर उस साइट को जब एएसआई ने लाइसेंस दिया या एएसआई ने जब उसे अपने अंडरटेकन किया, उस टाइम पे अगर वहाँ पे पूजा होती है तो ही वहाँ पे पूजा की प्रैक्टिस करी जा सकती है लगातार, अगर अन्यथा वहाँ पे नहीं की जा सकती। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एट द टाइम दैट द बॉडी टुक चार्ज ऑफ इट। तो जेएनके के जो एलजी हैं गवर्नर मनोज सिन्हा पार्टिसिपेटेड इन रिलीजियस सेरेमनी, जो कि रूइंस है 8th सेंचुरी का मर्तांड सन टेम्पल। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि टेम्पल कौन सा है, मर्तांड सन टेम्पल है, जो कि जेएनके में है, जो कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। अकॉर्डिंग टू रूल 7 क्लॉज 1 ऑफ द 1959 एक्ट। 1959 का बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। एक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि एक्ट कब लागू हुआ। एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, ये 1959 का एक्ट है। तो इसका जो रूल 7 है, इसका क्लॉज 1 है, वो ये कहता है कि मीटिंग्स, रिसेप्शन, पार्टी, एंटरटेनमेंट और कॉन्फ्रेंस जो है किसी भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट की रिटर्न परमिशन के बिना नहीं हो सकता। और इसका रूल 7 क्लॉज 2 ये कहता है कि दिस शैल नॉट अप्लाई टू एनी इवेंट। और ये रूल लेकिन अप्लाई नहीं होगा कहाँ पे, इन परसुएंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड रिलीजियस यूसेज ऑफ कस्टम। अगर आप किसी रिलीजियस धार्मिक यूसेज के लिए या कस्टम के लिए उसको यूज़ कर रहे हो तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये वाला जो एक्ट है, आर्कियोलॉजिकल एक्ट 1959 के जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो एलजी हैं दिल्ली के अनिल बैजल, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। नेक्स्ट है न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र अजय के सूद। अब नए जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं जो एडवाइस करते हैं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको नया जो पर्सन अपॉइंट किए गए हैं वो हैं अजय कुमार सूद। तो जो रोल है पीएसए का वो क्या है, वो है कोऑर्डिनेट करना अक्रॉस वेरियस साइंस मिनिस्ट्रीज़। तो जो अलग अलग साइंस मिनिस्ट्री हैं उनके तहत कोऑर्डिनेशन करना, एंड टू एडवाइज द राइट थिंग्स, सही चीज़ों के बारे में एडवाइस करना, नॉट जस्ट अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग बट ऑल्सो अबाउट व्हाट इज़ फ्यूचरिस्टिक। तो जो हो रहा है उसको तो एडवाइस करना ही है, साथ साथ फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं उसके लिए भी एडवाइस करना है। ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र का रोल रहता है, जो उनको अजय के सूद को जिनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है महाराष्ट्र से। सब ये गवर्नेंस की न्यूज़ अगर हम देखें तो गवर्नेंस की न्यूज़ है महाराष्ट्र से, कि महाराष्ट्र में एक जिवाला स्कीम चलाई गई है। ये जो जिवाला स्कीम है ये प्रिजनर्स के लिए चलाई गई है। जो भी जेलों में जो कैदी हैं, जो प्रिजनर्स हैं, उनकी लाइफ में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए, या कोई कैदी ऐसा है जो अपने फैमिली का सोल ब्रेड विनर था, यानी कि वो ही अपना घर चला रहा था, मान लेते उसको जेल हो जाती है किसी भी उसके गलत कार्यों की वजह से, तो अब उसका परिवार किस तरह से चलेगा, तो इसलिए स्कीम चलाई गई है। तो महाराष्ट्र का जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन है उसने लॉन्च की एक लोन स्कीम फॉर इनमेट्स सर्विंग सेंटेंसेस इन जेल्स अक्रॉस द स्टेट्स। ये क्रेडिट स्कीम है, यानी इसके तहत आपको उधार दिया जाएगा, जिसको जिवाला कहा जा रहा है। ये महाराष्ट्र का जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो ये स्कीम चलाएगा। इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया था प्रिजनर्स के लिए यरवदा की जो सेंट्रल जेल है पुणे की, उससे, और अब धीरे धीरे इसको 60 जो जेलें हैं पूरे राज्य भर में महाराष्ट्र में वहाँ पे चलाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू बैंक एंड प्रिजन ऑफिशियल्स दिस इज़ लाइकली द फर्स्ट काइंड ऑफ क्रेडिट स्कीम फॉर प्रिजनर्स इन इंडिया। तो पूरे भारतवर्ष में अगर हम देखें तो पहली तरह की स्कीम है, क्रेडिट स्कीम, जिसके तहत उधार या लोन दिया जा रहा है जेल में बंद कैदियों को,
किसी भी राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा। एग्जिस्टिंग लोन इनिशिएटिव फॉर इनमेट्स आर फॉर रिहैब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर प्रेजेंट टर्म्स, की जो एग्जिस्टिंग जो लोन इनिशिएटिव्स हैं वो उस चीज़ के लिए थे कि जो इनमेट्स हैं यानी कि जो जेल में बंद कैदी हैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, यानी कि जब वो जेल से बाहर निकलेंगे अपना प्रेजेंट टर्म पार ख़त्म करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, तो अपनी ज़िंदगी को किस तरह से पटरी पर ला सकें। पहले तो तब तक था, लेकिन अब ये इसीलिए है जो जेल में बंद हैं उनके लिए भी है। व्हाट इज़ महाराष्ट्र लोन स्कीम फॉर प्रिजनर्स एंड हु इज़ एलिजिबल, तो महाराष्ट्र की लोन स्कीम जो प्रिजनर्स के लिए है वो क्या है और कौन एलिजिबल है। अगर डिटेल स्कीम में देखें तो क्रेडिट स्कीम जो है जिसको जिवाला कहा जा रहा है, इसका मतलब है अफेक्शन, यानी कि आप कह सकते हैं अफेक्शन है, सौहार्द है या प्रेम है, मराठी लैंग्वेज में देखा जाए तो इसको लॉन्च किया गया है कन्विक्टेड इनमेट्स के लिए, यानी जिनको जेल की सज़ा हुई है, हु आर अंडरगोइंग अ प्रिजन सेंटेंस ऑफ मोर देन 3 ईयर्स, जिनको 3 साल से ज़्यादा की कैद सुनाई गई है, उसके लिए ये स्कीम है। लोन विल बी डिस्पर्स्ड इन द नेम ऑफ द इनमेट, जेल में जो बंद कैदी है उसके नाम पे लोन मिलेगा और ये उसके फैमिली मेम्बर को मिलेगा। तो शुरुआत में 50,000 रुपये का लोन मिलेगा 7% इंटरेस्ट रेट पे। ऑफ द इंटरेस्ट द बैंक अर्न्स 1% विल बी गिवन बैक टू द सिस्टम एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रिजनर्स वेलफेयर फंड, तो जो भी इंटरेस्ट बैंक कमाएगा उसका 1% जो है प्रिजनर वेलफेयर फंड की तरफ चला जाएगा। लोन विल बी प्रोवाइडेड विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ मोर्टगेज और गारंटर, बिना गारंटर के लोन मिलेगा 50,000 रुपये का। बेसिक बात यह है। इनमेट्स विल बी एबल टू यूज़ द लोन्स, अब इनमेट्स जो हैं यानी कि जो जेल में बंद कैदी हैं वो किस चीज़ के लिए लोन को इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चों की, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फैमिली मेम्बर के, कोई लीगल फीस देनी है यानी कि एडवोकेट की जो फीस देनी है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई दूसरा खर्चा करना है उसको, तो किसी भी चीज़ के लिए खर्चा कर सकता है जो जेल में बंद कैदी है। बैंक ऑफिशियल्स का कहना है कि दे फाउंड दैट ओवर 75% ऑफ द एप्लीकेशंस वर फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, 75% एप्लीकेशंस जो आई हैं जेल में बंद कैदियों के द्वारा वो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि यानी कि एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए अगर कोई लोन ले रहा है इसका मतलब ये है कि या तो वो किसान है या वो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पहले से इन्वॉल्व था। तो अगर कोई एग्रीकल्चर पर्पस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था तो जो जेल में बंद हैं तो क्या वो सभी किसान हैं? तो ये सवाल अपने आप में आप इससे इशू से इमेजिन कर सकते हैं, या एक फूड फॉर थॉट हो सकता है आपके लिए कि जो बंद कैदी हैं उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए लोन को अप्लाई क्यों किया है। नेक्स्ट आता है हाउ विल द इनमेट्स रिपे द लोन्स, की इनमेट्स जो है वो लोन को वापस कैसे चुकाएंगे। तो ऑन एंटरिंग द प्रेजेंट टर्म, जैसे ही वो जेल में जाएगा एक इनमेट जो है उसको कैटेगराइज कर दिया जाता है 3 चीज़ों में, कि जैसे ही कोई पर्सन को जेल होती है उसको ये बांट दिया जाता है क्या वो स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, और उसको असाइन कर दिया जाता है काम उसी बेसिस पे जिस हिसाब से वो स्किलिंग उसके अंदर होती है। इस काम के लिए उसे डेली बेसिस पे 50 रुपये से लेकर 70 रुपये के हिसाब तक मिलते हैं। जो महाराष्ट्र डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 मई को, जिस दिन महाराष्ट्र का निर्माण हुआ था, तो जो स्टेट के होम मिनिस्टर थे दिलीप वालसे पाटिल, उन्होंने जिवाला स्कीम को लॉन्च किया यरवदा की सेंट्रल प्रिजन में, केंद्र की जो सेंट्रल जो जेल है उसके अंदर। ही हैंडेड ओवर अ रिप्रेजेंटेशनल चेक टू वन इनमेट ड्यूरिंग द फंक्शन, एक रिप्रेजेंटेशनल चेक के रूप में दिया कि ये आपका लोन है, इस तरह से उन्होंने उसको दिया। तो बेसिक बात ये है कि ये गवर्नेंस की अगर हम ऊपर बात करें या ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करें तो ह्यूमन राइट्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा इनिशिएटिव है जो एक सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कंट्रोवर्शियल चीज़ है वो ये है कि जो इनमेट्स थे, जो जेल में बंद कैदी हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए लोन को अप्लाई किया है। तो ये क्यों किया है इसके ऊपर आप थोड़ा सा विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। नेक्स्ट आता है शिगेला बैक्टीरिया फाउंड इन शावरमा सैंपल्स इन केरला। तो शावरमा सैंपल्स हैं केरला की खाने की चीज़ है, उसके अंदर शिगेला के बैक्टीरिया पाए गए हैं। तो शिगेला और सैल्मोनेला बैक्टीरिया जो है वो कलेक्ट किए गए हैं शावरमा सैंपल्स में फ्रॉम अ रेस्टोरेंट इन केरलाज कासरगोड डिस्ट्रिक्ट। तो केरला का जो कासरगोड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के रेस्टोरेंट से शिगेला और सैल्मोनेला बैक्टीरिया के पार्टिकल्स पाए गए हैं। ये चीज़ें न्यूज़ में तब आई जब 58 लोग इससे बीमार पड़ गए और 16 साल की लड़की है, 1 मई को उसकी डेथ हो जाती है। तो शिगेला विच इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डायरिया वर्ल्ड वाइड, तो ये डायरिया का बहुत ही लीडिंग कॉज है शिगेला। ये अपना में एक बैक्टीरिया है जो कि एंटेरोबैक्टर फैमिली से बिलोंग करता है। आपको ये ध्यान रखना है कि शिगेला अपना में एक बैक्टीरिया है, एंटेरोबैक्टीरियल जो बैक्टर फैमिली है उससे बिलोंग करता है। शिगेला इन्फेक्शन जिसको शिगेलोसिस भी कहते हैं, ये अपना में एक इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है, यानी कि जो इंटेस्टाइन है हमारी आते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जो एक बैक्टीरिया करता है, इसका नाम शिगेला है। और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिससे पर्सन का जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और उसको जो पेट की जो बीमारियां हैं, जो स्टमक एलिमेंट्स हैं, वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। इसके कारण और उसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं, अगर हम देखें
तो प्राइमरी कारण जो है शिगेला इन्फेक्शन का वो है कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद अनदर पर्सन, जो पहले से ही शिगेला से अफेक्टेड पर्सन है, अगर आप उसके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो पहली बात तो एक डायरेक्टली आप उसे इसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, शिगेला बैक्टीरिया पास थ्रू योर स्टमक से पास होता है और हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें मल्टीप्लाई होता है, यानी कि उसके अंदर ही बढ़ता है। दे देन स्प्रेड इनटू योर लार्ज इंटेस्टाइन, धीरे धीरे लार्ज इंटेस्टाइन पे जाएगा, कोलन तक जाएगा, कॉजिंग क्रैम्पिंग इन दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी अलॉन्ग विद डायरिया, तो धीरे धीरे डायरिया भी हो जाएगा और जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है बॉडी का उसमें क्रैम्पिंग भी होने लगेगी। नेक्स्ट GS3 की अगर हम न्यूज़ देखें तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है इथेनॉल ब्लेंडिंग पे। भारत सरकार बहुत ज़ोरों से प्रयास कर रही है कि वो जो पेट्रोलियम को इंपोर्ट करने पर जो खर्चा हो रहा है उसको कम किया जा सके, उसको हम कम कर सकें। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है पेट्रोल के अंदर उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, अगले 3 सालों में 20% तक उसको बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही है। तो कैबिनेट ने एडवांस की है डेडलाइन फॉर फ्यूल फर्म्स की 5 ईयर्स तक की वाया अमेंडमेंट टू नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018। तो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स को अमेंड करके 2018 का ये कहा जा रहा है कि जो फ्यूल फर्म्स को, जो फ्यूल की जो फर्म्स हैं, चाहे वो HPCL हो, BPCL हो या IOCL हो, उनको कहा जा रहा है कि आप जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है पेट्रोल में 20% तक उसको तेज़ी से बढ़ाया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है मेंथोल सिगरेट्स के ऊपर। अब देखिए मेंथोल सिगरेट्स के ऊपर उसको बैन कर दिया गया है US गवर्नमेंट द्वारा। तो अब ये बात की जा रही है कि अगर मेंथोल सिगरेट्स को बैन कर दिया जाएगा तो उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो US का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने रूल्स निकाले हैं जिससे कि मेंथोल सिगरेट्स को बैन कर दिया जाए और जितने भी फ्लेवर्ड सिगार्स हैं उन सबको भी बैन कर दिया जाए, जिससे कि ब्लैक स्मोकर्स, अब देखिए ब्लैक स्मोकर्स वहाँ पे कौन है, जो भी वहाँ पे ब्लैक पीपल हैं, यानी कि जो भी रियल अमेरिकन्स नहीं हैं और दूसरे कंट्री से आके वहाँ पे बसे हैं, चाहे वो अफ्रीकन कंट्री के डिसेंट के लोग हों, उनको सबको ब्लैक स्मोकर्स कहा जा रहा है। तो जो भी ब्लैक पीपल हैं वहाँ पे और जो मेनली जो स्मोक करते हैं मेंथोल सिगरेट्स या दूसरे फ्लेवर सिगार्स, तो उसको बैन करने की बात की जा रही है। इट्स फैक्ट शीट द FDA सेड नियरली 85% ब्लैक स्मोकर्स जो हैं वो मेंथोल सिगरेट्स का इस्तेमाल करते हैं और 30% वाइट स्मोकर्स यूज़ करते हैं। वाइट स्मोकर्स यहाँ पे हो गए जो ओरिजिनल जो गोरे लोग हैं अमेरिका के, तो जो US के ओरिजिनल लोग हैं वो सिर्फ 30% लोग हैं जो मेंथोल सिगरेट्स पीते हैं, जबकि 85% जितने भी ब्लैक लोग हैं वो सब मेंथोल सिगरेट्स पीते हैं। एंड दैट मॉडलिंग स्टडीज एस्टिमेट अ 15% ओवरऑल रिडक्शन इन स्मोकिंग ओवर एज 40 इफ मेंथोल सिगरेट्स फॉर अनअवेलेबल। तो उनका कहना यह है कि 15% तक कम हो जाएगा स्मोकिंग 40 साल से ऊपर के लोगों के द्वारा मेंथोल सिगरेट्स की, अगर मेंथोल सिगरेट्स मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होंगे। अब बात कही जा रही है कि अगर ऐसा बैन भारत में कर दिया जाए तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। इफ़ इंडिया वर टू बैन मेंथोल, अगर इंडिया मेंथोल को बैन करेगा और दूसरी फ्लेवर सिगरेट्स को बैन करेगा, द इम्पैक्ट माइट बी लिमिटेड। तो इम्पैक्ट लिमिटेड होगा, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ च्यूइंग टबैको एंड बीड़ी आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ टबैको यूज़। हमारे यहाँ तंबाकू चबाना और बीड़ी पीना ये 2 कॉमन है। जो सिगरेट्स हैं वो थोड़ा सा जो अपर क्लास है वो उसको अफोर्ड करता है, और स्टूडेंट में भी अगर सिगरेट्स जो पीते हैं वो भी टबैको सिगरेट्स पीते हैं, मेंथोल सिगरेट्स वगैरह नहीं पीते। इंडिया हैज़ 26 करोड़ टबैको यूज़र्स एज्ड 15 एंड अबव। तो 15 साल से ऊपर जो है वो 26 करोड़ से भी ज़्यादा टबैको यूज़र्स हैं, एज़ पर द लास्ट अवेलेबल ग्लोबल एडल्ट टबैको सर्वे GTAS 2016-17 में जो सर्वे करवाया गया था उसमें ये पाया गया कि 26.7 करोड़ लोग जो हैं वो स्मोकर्स हैं या टबैको यूज़र्स हैं, चाहे वो च्यूइंग टबैको के रूप में इस्तेमाल करें, चबाने वाला जो टबैको होता है, या वो सिगरेट के थ्रू या बीड़ी के थ्रू इस्तेमाल करें। 18% ऑफ द पॉपुलेशन यूजेज स्मोकलेस टबैको। 18% पॉपुलेशन जो है वो स्मोकलेस टबैको यूज़ करती है, 7% स्मोक वाला, और 4% लोग ऐसे हैं जो दोनों यूज़ करते हैं। तो कितने यंग इंडियंस हैं जो टबैको यूज़र्स हैं? तो टबैको यूज़ अमंग 15 to 24 ईयर्स ओल्ड, अगर हम 15 से लेके 24 साल तक के व्यक्ति देखें तो वो कम हुआ है भारत में, फ्रॉम 18% से लेके 12% तक हो गया है, और रिलेटिव रिडक्शन हुआ है 33% का। दूसरा हाथ पे देखें, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन टबैको यूज़ अमंग अमेरिकन यूथ। तो अमेरिका में जो यूथ है उसके अंदर टबैको यूज़ बढ़ा है, और भारत में कहा जा रहा है कि भारत में जो टबैको यूज़ है अमंग यूथ्स, जो नौजवान जो पीढ़ी आ रही है आगे, उसके अंदर टबैको यूज़ कम हुआ है, ये स्टडी का कहना है, ड्रिवन मोस्टली बाय ई सिगरेट्स। तो अमेरिका का जो यूथ है वो ई सिगरेट्स पी रहा है, जबकि ई सिगरेट्स को भारत में 2018-19 के अंदर बैन कर दिया गया था। मोर देन 1 in 4 हाई स्कूल स्टूडेंट्स यूज टबैको प्रोडक्ट। तो हर 4 में से 1 स्टूडेंट ऐसा है जो हाई स्कूल का, यानी 10th क्लास का स्टूडेंट जो है अमेरिका में, वो टबैको यूज़ करता है पिछले 30 दिनों में 2018 में, विद ई सिगरेट्स यूज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम 11% to 20%। तो 21% तक, 20.8% या 21% आप मान लें कि 21% तक बढ़ गया है। भारत के अंदर ई सिगरेट जो है वो बैंड है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है, अगर हम हेल्थ रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें,
तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के ऊपर आ रही है और बात की जा रही है कि इसकी हेल्थ पे, इसका जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं इसका हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर एसेंशियली लैब मेड वर्जन, तो ये लैब में बने हुए वर्जन है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के। टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन होता है जो बॉडी में नेचुरली रिलीज होता है, जो एक पर्सन की जो प्रोडक्टिविटी लाइफ है उसको इंक्रीज करता है, या जो प्रोडक्टिव लाइफ है उसको मेंटेन करता है। तो अब मेल हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन, उसको अगर हमें आर्टिफिशियली बनाना हो तो उसके लिए हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की हेल्प से हम मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बनाते हैं। एंड हैव अ सिमिलर इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग मसल मास, कि बॉडी में मसल मास अगर हमें बनाना है, जो बल्कि मसल्स जो लड़के बनाते हैं उनको बनाने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़्यादातर ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो बॉडी बिल्डिंग में इंडल्ज रहते हैं या जिम वगैरह जाते हैं, तो वे लोग जो हैं, जो जिम ट्रेनर्स हैं, वे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। मोर देन बीइंग अ ड्रग प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर यूजुअली यूज्ड बाय बॉडी बिल्डर्स। तो डॉक्टर्स तो इसका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जिम जाने वाले जो लोग हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी ईजिली बल्कि दिखने लगे, जिससे कि उनके जो कट्स हैं और जो शोल्डर्स हैं वो ज़्यादा निखर के आ पाएँ। तो व्हाट आर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स अगर हम देखें तो ये एसेंशियली लैब मेड वर्जन है मेल हार्मोन के, हम पढ़ चुके हैं टेस्टोस्टेरोन के, जिनका सिमिलर इफेक्ट होता है इंक्रीजिंग मसल मास एज द नेचुरल हार्मोन डज। लेकिन जो नेचुरल हार्मोन है वो एक बैलेंस्ड वे में इस डेवलप होता है, और वो बॉडी को उसी तरह से डेवलप करता है जिस तरह से नेचर चाहती है। लेकिन अगर हम उसको लैब इंड्यूस्ड मटेरियल से इस्तेमाल करेंगे उसको बढ़ाना, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा कि उससे बॉडी बहुत ही जल्दी डेवलप करेगी, ग्रो करेगी, लेकिन उसका एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होगा हमारी बॉडी पे। इट ऑल्सो इंक्रीजेज मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो टेस्टोस्टेरोन है वो बॉडी के अंदर, अगर मेल के अंदर जैसे टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है तो वो जो मेल के जो कैरेक्टर्स हैं उसको रिलीज़ करता है। एक तो आपकी बॉडी डेवलप होने लगेगी, बियर्ड आने लगेगी, मुस्टैचेस आने लगेंगी, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। लेकिन अगर आप टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा दें तो इससे जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी बढ़ जाएंगी, जैसे कि फेशियल हेयर, चेहरे पे जो बाल आते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और डीपर वॉइस, और आपकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा डीपर हो जाएगी। दीज आर हाउएवर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्टेरॉइड्स दैट आर प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स फॉर इन्फ्लेमेशन। अब ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, ये जो डॉक्टर स्टेरॉइड प्रेफर करता है उससे बहुत ज़्यादा अलग हैं। सेवरल ऑटो इम्यून डिजीजेज और टू सप्रेस द बॉडीज इम्यून सिस्टम ड्यूरिंग अ कोविड-19 इन्फेक्शन। तो कोविड-19 के दौरान या किसी भी बीमारी के दौरान अगर जो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के मुकाबले, अगर हम उससे कंपेयर करें। नेक्स्ट आ रहा है, दीज मेडिसिन आर कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो इन मेडिसिन को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। ये लैब मेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हार्मोन का एक्शन रोल प्ले करते हैं, दैट कोर्टिसोल दैट कंट्रोल्स द बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स, कि जो बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करे, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करे, और जो बॉडी में जलन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसको कंट्रोल करे। अनलाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैव लिमिटेड मेडिकल यूज़। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का तो बॉडी में काफ़ी इस्तेमाल है, या मेडिसिनल यूज़ में अगर हम देखें, दवाई के पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी इस्तेमाल है, लेकिन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं है। ये मेनली मिसयूज़ किए जाते हैं एथलीट्स के द्वारा और स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा आजकल। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो मेनली यूज़ किए जा रहे हैं स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा या एथलीट्स के द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं। कई साल पहले अगर देखा जाए, ईयर्स अगो, इट वाज रैम्पेंटली यूज बाय बॉडी बिल्डर्स। तो बहुत पहले ये बॉडी बिल्डर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे और उनको पुड़िया में बांध बांध के दिया जाता था। ऑल्दो दिस प्रैक्टिस इज फेडिंग अवे, अभी प्रैक्टिस खत्म हो रही है, लेकिन पीपल स्टिल टेक इट फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ द जिम ट्रेनर्स। तो जिम ट्रेनर्स की एडवाइस से लोग अभी भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, जो अपने आप में बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये प्रेस्क्राइब किस लिए किए जाते हैं, इनका मेडिसिनल रोल हमने देख लिया कि मेडिकल रोल बहुत ज़्यादा कम है, और ये डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, मेनली यूज बाय डॉक्टर्स टू हेल्प पेशेंट्स गेन वेट। तो डॉक्टर्स अगर इसको थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनका पेशेंट वेट गेन कर सके आफ्टर अ सीवियर इलनेस और इंजरी। अगर बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई, उसको इलनेस हो गई, इंजरी हो गई, जिसकी वजह से उसके बॉडी वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया और वो बिल्कुल ही पतला हो गया या सूख गया, तो इस वजह से किसी भी पेशेंट को, जिससे कि वो थोड़े कम समय में तेज़ी से ग्रोथ कर सके, इसलिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। इट कुड ऑल्सो भी प्रेस्क्राइब इन स्मॉल डोजेज, छोटी छोटी डोज में इसको हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं टू द एल्डरली। जो बड़े लोग होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, एल्डरली, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है टू बिल्ड मसल मास, एंड इन सम केसेस ऑल्सो हेल्प्स टू ट्रीट एनीमिया। एनीमिया भी कुछ हद तक उसको मैनेज करने के लिए, एनीमिया की बीमारी जिसमें आयरन डेफिशिएंसी होती है, उसको मैनेज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड मिसयूज़ कैसे किए जाते हैं, मिसयूज़ आप समझ सकते हैं अपना आप ही। अगर बॉडी बिल्डर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ बॉडी वेट गेन करने के लिए या मसल मास गेन करने के लिए, तो ये अपने आप में एक इसका मिसयूज़ है। तो मिसयूज मेनली बाय दोज हु वांट टू बल्क अप एज इट हेल्प्स इंक्रीज वंस मसल मास। हेल्थ इंपैक्ट क्या होंगे शॉर्ट टर्म में, तो ये होगा कि आपके फेसेस पे एक्ने आ जाएंगे, हेयर फॉल होगा, बाल गिरने लगेंगे,
और एक्सटेंडेड मिसयूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको गायनी एक्कोमास्टिया हो जाएगा, यानी ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट्स इन मैन। जैसे विमेन में ब्रेस्ट्स होती है वैसी ही ब्रेस्ट मैन में उगने लगती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने लगता है। विमेन में देखा जाए तो अगर विमेन यूज़ करती है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को तो उनके भी चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाएंगे, फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है, गुस्सा भरने लगता है उनके अंदर, पैरानोया दिक्कत होने लगती है और इम्पेयर्ड जजमेंट, यानी वो सही से जजमेंट नहीं ले पाती। लॉन्ग टर्म यूज़ कैन लीड टू किडनी डिजीज़, किडनी डिजीज़ हो जाती है, किडनी फेल भी हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, यानी कि बहुत सारी, हाई ब्लड प्रेशर, बहुत सारी दिक्कतें ऐसी हैं जो आपकी बॉडी में आने लगेंगी जिसका कोई भी रीज़न नहीं था अगर आपने इसको एनाबॉलिक स्टेरॉइड को इस्तेमाल करना शुरू किया। तो जितने भी जिम जाने वाले पर्सन्स हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें। इन केस गलती से अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल रोक दें। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है पोर्टेबल डिवाइस दैट टर्न सी वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज़ आ रही है कि एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जा सकते हैं और वो समुद्र के पानी को ड्रिंकिंग वाटर में बदल देगा विदाउट यूजिंग फिल्टर्स, बिना फिल्टर्स की मदद से। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है MIT, जो दुनिया का एक लीडिंग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, उसने ये डेवलपमेंट की है। तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने डेवलप किया है एक पोर्टेबल डीसैलिनेशन यूनिट, यानी कि नमक जो है समुद्र के पानी में से निकाल दिया जाएगा, वेइंग लेस देन 10 kg। ये जो डिवाइस है सिर्फ 10 किलो से भी कम है, जो रिमूव कर देगा पार्टिकल्स को और सॉल्ट्स को टू जनरेट ड्रिंकिंग वाटर, और समुद्र के पानी से पीने योग्य पानी उसको बना दिया जाएगा। तो ये क्या करता है, तो एक सूटकेस के साइज़ का ये डिवाइस है जो बहुत कम पावर यूज़ करता है टू ऑपरेट देन अ सेल फोन चार्जर, की जो सेल फोन का जो चार्जर होता है जो हमारे मोबाइल फ़ोन को चार्ज करता है उससे भी कम पावर इस्तेमाल करता है। इट कैन ऑल्सो बी ड्रिवन बाय अ स्मॉल पोर्टेबल सोलर पैनल, एक सोलर पैनल से भी चार्ज कर सकते हो आप इसको, जो ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। अभी अगर हम देखें तो 3800 रुपये में करीब में ये खरीदा जा सकता है। वाइल अदर पोर्टेबल डिसैलिनेशन यूनिट्स दैट रिक्वायर वाटर टू पास थ्रू फिल्टर्स, इसमें फिल्टर्स की ज़रूरत नहीं है। दिस डिवाइस यूटिलाइजेज इलेक्ट्रिकल पावर, तो ये इलेक्ट्रिकल पावर को इस्तेमाल करता है जिससे कि पार्टिकल्स को हटाया जा सके ड्रिंकिंग वाटर में से। एलिमिनेटिंग द नीड फॉर रिप्लेसमेंट फिल्टर्स ग्रेटली रिड्यूसेस द लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस। तो अब फिल्टर का इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा तो इसकी वजह से मेंटेनेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम हो गई है इसके अंदर। ये काम कैसे करता है, यूनिट रिलाइज ऑन अ टेक्निक कॉल्ड आयन कॉन्सेंट्रेशन पोलराइजेशन। तो आयन कॉन्सेंट्रेशन पोलराइजेशन पे टेक्निक के थ्रू काम करता है, विच वॉज पायनियर्ड बाय हैन ग्रुप्स फॉर मोर देन 10 years ago, द रिलीज सेड। रादर देन फिल्टरिंग वाटर द प्रोसेस अप्लाइज एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो पानी को तो फिल्टर करता ही है, साथ साथ ये प्रोसेस ऐसा है जिसमें एक इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई होता है दैट कॉजेज पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इसमें सॉल्ट मॉलिक्यूल्स, बैक्टीरिया, वायरस, सब चीज़ें अलग हो जाती हैं, सब चीज़ें दूर चली जाती हैं, रिपेल हो जाती हैं। द चार्ज पार्टिकल्स आर फनल्ड इनटू अ सेकंड स्ट्रीम ऑफ वाटर। जो चार्ज पार्टिकल्स हैं फनल हो जाते हैं सेकंड स्ट्रीम ऑफ वाटर में, दैट इज़ इवेंचुअली डिस्चार्ज। द प्रोसेस रिमूव्स सॉलिड्स, जो प्रोसेस है वो सॉलिड को रिमूव कर देते हैं, अलाउइंग क्लीन वाटर टू पास थ्रू द चैनल, कि सॉलिड्स को अलग करके जो क्लीन पानी है वो चैनल के थ्रू पास हो जाता है। बेसिकली बात यह है कि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि एक ऐसा डिवाइस भी है जो पानी को साफ़ कर सकता है विदाउट यूजिंग फिल्टर। इनको आप अपने ऐसे में यूज़ कर सकते हैं या किसी भी तरह की जो न्यूज़ आती है आप उसको ये आप देखा करिए कि इसका आप यूसेज कहाँ कर सकते हो, किस तरह से आप उसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल हो, किसी भी तरह से आप देखें। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है इन्वायरमेंट इकोलॉजी की। अगर हम न्यूज़ देखें तो फार्मर्स जो हैं पंजाब के और हरियाणा के, वो जो उनका फील्ड होता है उसमें जो पराली बर्निंग का जो केस आता है, स्टबल बर्निंग का जो केस आता है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके वजह से दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। तो अभी सवाल उठ रहा है कि वाई फार्मर्स इन पंजाब आर बर्निंग वीट स्टबल। तो जो गेहूं का स्टबल है वो उसको क्यों जला रहे हैं, क्योंकि गेहूं के स्टबल के बाद अब चावल की खेती होने जा रही है, तो चावल बोया जा रहा है। तो क्यों फार्मर्स जो हैं पंजाब में वो बर्न कर रहे हैं वीट स्टबल, व्हेन रेट ऑफ ड्राई फॉडर इज सो हाई। जबकि ड्राई फॉडर का रेट बहुत हाई है, तो वो उसको जला ना करके अगर ड्राई फॉडर को बेच देंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन उसके बाद भी जो किसान है वो स्टबल बर्निंग कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है। तो टूडी जो है विच इज़ मेड फ्रॉम वीट स्टबल, तो टूडी जो है जो वीट के स्टबल से बनती है इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ड्राई फॉडर फॉर कैटल। उसको बेस्ट ड्राई फॉडर कहा जाता है कि सूखा हुआ जो चारा है, सूखा चारा बेस्ट माना जाता है एक कैटल के लिए, मवेशियों के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, पौष्टिक आहार बहुत ज़्यादा है ये, इसलिए तुड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन किसान फिर भी इसको जला रहा है। सो व्हेन वीट यील्ड इज़ डाउन दिस ईयर द रेट ऑफ तुड़ी इज़ वेरी हाई, क्योंकि वीट यील्ड कम है यानी गेहूँ कम पैदा हुआ है, तो इसके वजह से जो तुड़ी है यानी कि जो वीट स्टबल है वो भी कम हुआ होगा। और जब चीज़ें कम होती हैं तो उसकी डिमांड अगर ज़्यादा होती है तो उसके दाम बढ़ जाते हैं अपने आप में। तो क्योंकि गेहूं की ईल्ड कम हुई है तो तुड़ी की ईल्ड भी कम हुई है, इस वजह से रेट जो है तुड़ी का वो बहुत ज़्यादा हाई है
और फार्मर्स जो हैं अगर उसको बेचेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा सकते हैं। तो तूड़ी का रेट क्या है अगर हम देखें तो जो रेट है तूड़ी का वो 950 रुपये से लेके 1100 रुपये पर क्विंटल है, यानी पर 100 kg, जब तक गेहूँ हार्वेस्ट नहीं किया गया, विच स्टार्टेड इन अप्रैल एज फार्मर्स सोल्ड लास्ट ईयर स्टोर्ड फोडर देन। तो क्योंकि फार्मर्स ने पिछले साल का स्टोर्ड फोडर बेचा तो इस बार जो है 950 से 1100 रुपये बिक रहा है। नाउ व्हेन द सीजन ऑफ तूड़ी बिगैन पोस्ट वीट हार्वेस्टिंग द रेट्स हैव नॉट गॉन डाउन, रेट्स अभी भी नीचे नहीं गिरे, और जो सोल्ड है द रेट ऑफ 400 से 800 रुपये पर क्विंटल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। पंजाब की बात की जा रही है, जबकि नेबरिंग स्टेट्स में जैसे कि राजस्थान में जो रेट है तूड़ी का वो 950 रुपये पर क्विंटल है, और ड्यूरिंग तूड़ी सीजन इट्स रेट यूज टू रिमेन बिटवीन 200 रुपये से लेके 300 रुपये पर क्विंटल। तो वो कह रहा है कि तूड़ी के रेट्स इतने हाई क्यों हैं, कि उनका कहना ये है कि एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि दिसंबर लास्ट ईयर यानी 2021 में जब ये रिपोर्ट्स आई कि एरिया जो है वीट कवरेज में वो कम हो गया है, तो सेवरल बिग ट्रेडर्स स्टार्टेड स्टोरिंग ड्राई फोडर, कि जितना ज़्यादा गेहूँ पैदा होगा उतना ही ज़्यादा तूड़ी भी पैदा होगा। लेकिन जब ये खबर आई, जब नवंबर दिसंबर 2021 की अगर हम बात करें, जब ये पता चला कि दिसंबर 2021 में कि गेहूँ कम एरिया में बोया गया है, तो इसका मतलब लोगों ने ये इंट्रोस्पेक्ट कर लिया ऑलरेडी कि आगे आने वाले समय में तूड़ी की जो पैदावार है वो भी कम होगी। तो इस दौरान क्या करा, जो बड़े किसान थे उन्होंने क्या करा, तूड़ी को स्टोर करना शुरू कर दिया, जिससे कि जब उसके दाम बढ़ेंगे तब उसको मार्केट में निकालेंगे। बिसाइड्स wheat yield was also hit by high temperatures in March which resulted into shriveled grain and less heavier wheat straw। तो अब मार्च में हमने देखा ही है 2022 के मार्च के महीने से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से जो गेहूं की फसल है वो भी अच्छे से नहीं हो पाई, इस वजह से तूड़ी की प्रोडक्शन और कम रही। फार्मर्स गेटिंग 15% टू 20% लेस प्रोडक्शन ऑफ तूड़ी, तो फार्मर्स को 15 से 20% कम तूड़ी की प्रोडक्शन हुई, विच इज़ मच इन डिमांड बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू। और हमने देख ही लिया है क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए किसानों को अपने मवेशियों के लिए चारे के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है अगर वो उसको खिलाते हैं तो आउटपुट देखें कि तूड़ी की आउटपुट क्या है स्टेट में। पंजाब में अगर देखें तो 35 लाख हेक्टेयर पे वीट कवरेज हुआ था, जो अपना में 20 मिलियन टन पैदा करता है नॉर्मल क्रॉपिंग सीजन, लेकिन इस बार 14 मिलियन टन ही पैदा हुआ है, जो कि 1400 करोड़ का है। इफ़ द रेट रीचेज 1000 पर क्विंटल, अगर 1000 रुपीज़ पर क्विंटल रेट पहुंचा तो 14,000 करोड़ जो हैं वो किसान जो हैं पूरे पंजाब में कमा पाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, तूड़ी की न्यूज़ है। तूड़ी जो है अपना में बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा सकता है, यूपीएससी ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है, तो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द एंकर्स द इनिशियल इन्वेस्टर्स इन एन आईपीओ। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब भी होती है, जब भी कोई कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करती है, आईपीओ लॉन्च करती है, तो उस टाइम पे जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं वो कौन है। इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है, एक कॉन्सेप्ट अपने आप में एंकर इन्वेस्टर का, वो यहाँ से हम समझते हैं। एक एंकर इन्वेस्टर जो है अपने आप में आईपीओ में वो एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होता है, जैसे कि एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होता है यानी कि एफपीआई, या एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, या कोई म्यूचुअल फंड हो सकता है, या कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, विच इन्वेस्ट बिफोर द आईपीओ इज़ मेड अवेलेबल, जो भी इन्वेस्ट करता है जब भी कभी आईपीओ आने वाला होता है टू द पब्लिक एज पर सेबी रेगुलेशंस। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की रेगुलेशंस के हिसाब से वो इन्वेस्ट कर सकता है। एज इनिशियल इन्वेस्टर दे मेक द आईपीओ प्रोसेस मोर अट्रैक्टिव, क्योंकि ये इनिशियल इन्वेस्टर्स होते हैं तो ये आईपीओ के प्रोसेस को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं इन्वेस्टर के लिए, एंड इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन देम, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स ऑल्सो एड इन प्राइस डिस्कवरी ऑफ द आईपीओ, तो जो प्राइस है कि कितना आईपीओ निकालना चाहिए, किस दाम पे आईपीओ निकालना चाहिए, उसको पता लगवाने में भी जो एंकर इन्वेस्टर है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स हु गेट गारंटीड अलॉटमेंट अ डे बिफोर द आईपीओ ओपन्स, तो जो एंकर इन्वेस्टर होता है उसको एक दिन पहले ही एक्सेस मिल जाता है आईपीओ खुलने से पहले टू द पब्लिक, एंड आर नॉर्मली एलोकेटेड 60% ऑफ द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बी कोटा, यानी कि जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का जो कोटा है उसका 60% जो है वो आईपीओ में से एक जो एंकर इन्वेस्टर होता है उसको मिल जाता है। कंपनीज विद अ प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड कैन एलोकेट 50% ऑफ द आईपीओ टू द क्यूआईबी, तो 50% आईपीओ जो है वो क्यूआईबी को दे देते हैं। जो डिमांड है एंकर कैटेगरी की इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द सक्सेस ऑफ द आईपीओ, अगर एंकर कैटेगरी में डिमांड बढ़ रही है इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो आईपीओ है वो सक्सेस है। जैसे जैसे आईपीओ की जैसे जैसे एंकर इन्वेस्टर की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे ये समझा जाएगा कि उस कंपनी का जो आईपीओ था वो सक्सेसफुल रहा। तो यानी कि ये आपको ध्यान रखना है कि जो एंकर इन्वेस्टर है, एंकर इन्वेस्टर की जो ग्रोथ होगी, एंकर इन्वेस्टर की जो ग्रोथ होगी, अगर वो ग्रोथ कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो आईपीओ है उसकी सक्सेस के। तो आईपीओ की सक्सेस जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है एंकर इन्वेस्टर की ग्रोथ की, यानी कि दोनों ये चीज़ें अपटिक होनी चाहिए तभी ये बढ़ेगा, नहीं तो ये चीज़ इनमें से अगर एक भी चीज़ कम हुई तो जो आपका जो एरो है वो डाउन में चला जाएगा।
नेक्स्ट आ रहा है पंजाब का डीएसआर पुश, यानी पंजाब गवर्नमेंट जो है, क्योंकि इस टाइम पे गेहूं की फसल के बाद अब चावल की फसल बोने का टाइम आ रहा है, तो चावल की फसल क्योंकि बोई जा रही है, तो वहाँ पर चावल में क्योंकि पानी की खपत बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे डीएसआर के ऊपर पुश किया जा रहा है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के ऊपर पुश किया जा रहा है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस का इशू 2019-2020 में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, चर्चाओं में रहा, उसके बाद अभी वापस उठा है। पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो 1500 रुपये का इंसेंटिव देंगे हर एकड़ के हिसाब से उन किसानों को जो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस को अडॉप्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ नोन फॉर सेविंग वाटर, जो पानी को सेव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पिछले साल देखा जाए तो 18% यानी 5 लाख हेक्टेयर में जो कि टोटल राइस एरिया का था वॉज अंडर डीएसआर, तो वो डीएसआर के अंडर आया अगेंस्ट गवर्नमेंट टारगेट ऑफ ब्रिंगिंग 10 लाख हेक्टेयर। तो सरकार चाहती थी, पंजाब सरकार चाहती थी कि 10 लाख हेक्टेयर डीएसआर के अंडर जाना चाहिए, लेकिन 10 लाख ना के सिर्फ 5 लाख हेक्टेयर ही या 5.5 लाख हेक्टेयर ही ज़मीन ऐसी रही जो डीएसआर के तहत आ पाई। तो अगर देखा जाए तो कितना एरिया है ऐसा पंजाब का जो राइस क्रॉप के अंडर आता है, तो अकॉर्डिंग टू पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 31.45 लाख हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जो कि अंडर पैडी है यानी कि बासमती, और 26.60 ऐसी है जो नॉन बासमती राइस में है। 4.585 लाख हेक्टेयर ऐसी है जो कि बासमती राइस में, यानी 31.45 में 26.60 नॉन बासमती राइस में और 4.85 जो है वो बासमती राइस में आती है। ये फिगर जो थी 2020-21 में 31.49 थी, अभी 31.49 से थोड़ा सा कम हो गया, 31.45 लाख हेक्टेयर रह गई है। तो बात आ रही है कि कितना पानी इस्तेमाल होता है 1 किलो चावल उगाने में, तो यू विल बी सरप्राइज्ड अगर आपको नहीं पता है तो 1 किलो चावल उगाने में बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है। तो पैडी अपना आप एक नॉन शेल्ड राइस है दैट फार्मर्स ग्रो एंड सेल इन मंडी में बेचते हैं जब उसकी पैडी की यानी चावल की मिलिंग हो जाती है। तो स्टडीज़ से पाया गया है कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने स्टडी करी है लुधियाना की, उसने पाया है कि 3600 से लेके 4125 लीटर पानी तक खर्च हो जाता है 1 किलो चावल को पैदा करने में, डिपेंडिंग अपॉन द पैडी वैरायटी, यानी कि चावल की उपज यानी चावल की जो किस्म है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है पानी की खपत। और 3600 लीटर से लेके 4125 लीटर तक, या आप एवरेज मान सकते हैं कि एवरेज 4000 लीटर खर्च होता है 1 किलो चावल उगाने में। तो यानी कि चावल का कंजम्पशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा पानी की खपत भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज़ कंज्यूम मोर वाटर, सिंपल सी बात है कि लॉन्ग ड्यूरेशन जो वेराइटीज़ होंगी वो ज़्यादा पानी खर्च करेंगी। पंजाब में 32% एरिया ऐसा है जो लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर आता है पैडी वेराइटीज़ की, एंड द रेस्ट कम्स अंडर पैडी वेराइटीज़ दैट कैन टेक 120 to 140 डेज टू ग्रो। तो एवरेज देखा जाए तो 3900 से लेके 4000 लीटर पानी ऐसा है जो 1 किलो चावल को उगाने में खर्च होता है। तो हाउ मच वाटर इज़ यूज्ड इन पंजाब एवरी ईयर टू ग्रो राइस, तो हर साल कितना पानी यूज़ होता है। तो रिजल्ट में पाया गया है कि पैडी जो है 135.98 लाख टन चावल पैदा होता है। तो अगर 4000 लीटर मान लिया जाए 1 किलो को उगाने के लिए, तो पंजाब को 54,000 बिलियन लीटर ऑफ वाटर चाहिए, जैसे कि वो 135 लाख टन चावल उगा सके। आप मान सकते हैं कि 54,000 बिलियन लीटर पानी कितना होता है। इतना पानी, सारा का पानी ये कहाँ से आ रहा है, ज़मीन के अंदर से आ रहा है मैक्सिमम पानी इसमें से। तो डीएसआर किस तरह से हेल्प करेगा, तो टेक्निक का कहना ये है कि या यूनिवर्सिटी का कहना ये है कि ये जो टेक्निक है डीएसआर की, ये 15% से लेके 20% तक पानी सेव कर सकती है। कहीं कहीं केसेस में वाटर जो है वो 22% से लेके 23% तक भी सेव हो सकता है विद डीएसआर। जो पहले 25 से लेके 27 इरीगेशन राउंड्स लगा करते थे ट्रेडिशनल मेथड में, अब वो कम होकर 15 से 18 इरीगेशन राउंड से लगेंगे। सिंस एरिया अंडर राइस इन पंजाब इज ऑलमोस्ट स्टेगनेंट अराउंड 3 मिलियन हेक्टेयर्स लास्ट 3 से 4 सालों में, तो डीएसआर जो है 8100 से लेके 10,800 बिलियन लीटर पानी सेव कर सकता है। टोटल हमारे 54,000 बिलियन लीटर पानी लग रहा था, उसमें से हम 10,000 बिलियन लीटर पानी सेव कर सकते हैं अगर हमने सारा एरिया डीएसआर के तहत हम लिया है। तो बात की जा रही है कि क्या कोई और बेनिफिट भी हैं क्या डीएसआर के, तो एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि डीएसआर जो है एक तो लेबर शॉर्ट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देगा, पानी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी, साथ साथ लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। और क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके अंदर पैडी नर्सरी, पहले जो नर्सरी है उसमें पैडी ग्रो होती है, उसके बाद फिर उसकी बुआई होती है खेतों में, यानी वहाँ पे डबल मेहनत होती है, यहाँ पे सिंगल मेहनत है डीएसआर में, तो इसलिए यहाँ पे पानी की खपत कम होगी। विद डीएसआर पैडी सीड्स आर सोन डायरेक्टली विद मशीन, डीएसआर के तहत तो जो पैडी के जो बीज हैं, चावल के जो बीज हैं, डायरेक्टली मशीन से बोए जाते हैं। विद डीएसआर टेक्निक विच इज़ कॉल्ड तार वाटर डीएसआर, तो तार वाटर डीएसआर यानी कि गुड सॉइल मॉइस्चर, फार्मर्स मस्ट सो पैडी ओनली आफ्टर प्री सोइंग इरीगेशन, यानी पहले इरीगेशन कर दो उसके बाद उसको बो दो बीज को। सूखे फील्ड में बीज नहीं बोने चाहिए डीएसआर के तहत, गीले फील्ड में बीज बोने चाहिए। तो ये चीज़ कही जा रही है।
सूटेबिलिटी ऑफ सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सूटेबिलिटी ऑफ सॉइल यानी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या वो मिट्टी जो है आपकी वो सूटेबल है नहीं है चावल को उगाने के लिए, क्योंकि चावल को उगाने के लिए लोमी, सैंडी लोमी और क्ले लोमी सॉइल जो है वो होनी चाहिए, और इसी सॉइल पे चावल जो है अच्छे से उग पाता है। इट शुड नॉट बी कल्टिवेटेड इन सैंडी एंड लोमी सैंड एज दी सॉइल सफ़र फ्रॉम सीवियर आयरन डेफिशिएंसी। तो आयरन डेफिशिएंसी जो वाली जो सैंड है उसमें नहीं, यानी कि सैंडी सॉइल में नहीं होना चाहिए। क्लोमी जो लोमी होती है या क्लेई लोमी होती है उसमें उगा सकते हैं। ऑल्सो अवॉइड डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस इन फील्ड्स विच आर अंडर क्रॉप्स अदर देन राइस। तो उन खेतों में भी चावल मत उगाओ डायरेक्टली, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस उसमें नहीं करनी चाहिए जो खेत किसी दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल किए हुए हों, जैसे कि कॉटन के लिए, मेज़ के लिए, शुगर केन के लिए। अगर पिछले सालों में इन चीज़ों के लिए खेतों को इस्तेमाल किया गया है तो वहाँ पे डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है न्यूज़, इकोनॉमिक्स से न्यूज़ आ रही है। इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि फ्रंट रनिंग एक कॉन्सेप्ट होता है कि फ्रंट रनिंग क्या है ये हम सीखते हैं। तो फ्रंट रनिंग जो कि भारत में इलीगल है वो इन्वॉल्व करता है परचेजिंग अ स्टॉक बेस्ड ऑन एडवांस नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन। नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि पब्लिक को पता ही नहीं है कि अभी किसी कंपनी में कोई शेयर बेचा जा रहा है, स्टॉक बेचा जा रहा है, और आपने पहले ही इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू या आपने कंपनी में अपनी जान पहचान के थ्रू पहले ही अगर उस कंपनी के स्टॉक खरीद लिए मार्केट में आने से पहले, तो उसको फ्रंट रनिंग हो जाता है, यानी कि आप आगे दौड़ रहे हैं, फ्रंट में रन कर रहे हैं, जो कि अपने आप में भारत में इलीगल है। रिगार्डिंग एन अनएक्सपेक्टेड लार्ज ट्रांजैक्शन दैट विल अफेक्ट द प्राइस ऑफ द शेयर। आप ये मान के चल सकते हैं कि हो सकता है कि जैसे ही इसका आईपीओ आए या जैसे ही ये मार्केट में स्टॉक आए तो इसका ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होगी, मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकेगा। इस वजह से आपने पहले ही अगर उसके स्टॉक ले लिए मार्केट में आने से पहले सस्ते दामों पे, तो इसको फ्रंट रनिंग कहा जाता है या इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है, जो कि अपने आप में भारत में इलीगल है। When mutual funds make a big order, some fund managers buy the same shares in their personal accounts before executing the mutual funds order. तो म्यूचुअल फंड्स जब कोई बिग ऑर्डर देने वाला होता है तो उससे पहले जो उसके फंड मैनेजर होते हैं वो अपने पर्सनल अकाउंट से कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं म्यूचुअल फंड के ऑर्डर करने से पहले। When mutual fund purchase in huge quantities, the price of the share is expected to go up. और जब म्यूचुअल फंड जो है जब वो खरीदते हैं बल्क में, तो मान चल सकते हैं कि जो शेयर का जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो सेबी ने कैटेगराइज किया है फ्रंट रनिंग को कि अपने आप में एक मार्केट मैनिपुलेशन है, यानी मार्केट को मैनिपुलेट करने की एक तकनीक है, या इनसाइडर ट्रेडिंग है। या इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या मतलब हुआ कि इनसाइडर ट्रेडिंग अपने आप में एक इनसाइड में बैठा, यानी कंपनी के अंदर बैठा हुआ एक पर्सन था जिसने अंदर से ट्रेड करवा दिया, यानी कंपनी का जो एक पर्सन था उसकी मिली भगत थी। ये अपने आप में एक गलत तरीका है। Because a person who commits a front running activity expects securities price movements based on the non public information, कि नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे काम होना चाहिए कि पब्लिक में पता ही नहीं है। सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया और पेनलाइज किया है कई सारे फंड हाउसेस को और फंड मैनेजर्स को जिन्होंने पिछले टाइम में फ्रंट रनिंग के अंदर वो इंडल्ज रहे। नेक्स्ट न्यूज़ है डिजीज़ के ऊपर, एक न्यूज़ आ रही है साइंस के ऊपर। व्हाट इज़ मंकी पॉक्स? तो मंकी पॉक्स एक बीमारी है जो यूएस में पाई जा रही है, यूएस के सिटीजन्स में। ये एक अपने आप में एक स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी है जो अफ्रीका से गई है और यूके में और यूएसए में ये रिपोर्ट हो रही है। तो मंकी पॉक्स वायरस क्या है? तो मंकी पॉक्स वायरस अपने आप में एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है जो वायरस का जीन है दैट ऑल्सो इंक्लूड दी वेरियोला वायरस। तो अपना में एक वेरियोला वायरस भी इंक्लूड करता है विच कॉजेज स्मॉल पॉक्स, जो स्मॉल पॉक्स करता है, और एक वैक्सीनिया वायरस है जो अपना में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। मंकी पॉक्स कॉजेज सिम्टम्स सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स। मंकी पॉक्स में जो सिम्टम्स हैं जब तो लगभग वो स्मॉल पॉक्स जैसे ही हैं, ऑल्दो दे आर लेस सीवियर। लेकिन स्मॉल पॉक्स में जो सिम्टम्स थे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते थे, उससे थोड़े से कम खतरनाक हैं मंकी पॉक्स के सिम्टम्स। वाइल वैक्सीनेशन इरेडिकेटेड स्मॉल पॉक्स। देखिए स्मॉल पॉक्स तो ख़त्म करा जा चुका है वैक्सीनेशन के द्वारा 1980 में, लेकिन मंकी पॉक्स जो है ये अभी भी जो सेंट्रल अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका के जो देश हैं वहाँ पे चल रहा है। WHO ने बताया है कि वेस्ट अफ्रीकन के देशों में और कोंगो बेसिन के जो देश हैं जिसको सेंट्रल अफ्रीका कहा जाता है, तो वहाँ पे ये बीमारी अभी भी मंकी पॉक्स की जो बीमारी है वो पाई जा रही है। मंकी पॉक्स की जो बीमारी है अपना में एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो जानवरों से कूदकर इंसानों में आती है, यानी जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट होने वाली डिजीज़ को जूनोटिक डिजीज़ कहा जाता है। तो मंकी पॉक्स अपना में एक जूनोसिस है, दैट इज़ अ डिजीज़ दैट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल टू ह्यूमन्स। जो एनिमल इन्फेक्टेड है उससे इंसानों में आती है। WHO के अकॉर्डिंग केसेस अकर क्लोज टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सिंपल सी बात है, जितनी भी बीमारियां ज़्यादातर होती हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले क्षेत्रों में होती है। तो मंकी पॉक्स वायरस जो है ये स्क्विरल्स में यानी गिलहरियों में पाया गया था, उसके बाद गाम्बियन पोस्ट रैट्स में पाया गया, डोरमाइस में पाया गया और कुछ मंकीज़ में पाया गया। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है ये लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है। लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंटेड चेन जो है वो 6 जनरेशन है, यानी कि जिस पर्सन को हुआ उससे आगे 5 लोगों को और हो गया ये।
यानी 6 लिंक अवे था ओरिजिनल सिक पर्सन से। तो 6 लिंक्स यानी 6 लोगों तक ये फैली है बीमारी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में, ये अब तक इससे पाया गया है। इसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट की बात करें तो यूएस का जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल और प्रिवेंशन है, मंकी पॉक्स एक बुखार से स्टार्ट होता है, ज़्यादातर बीमारियाँ बुखार से ही स्टार्ट होती है। हेडेक होता है, मसल में यानी कि जो आपकी मसल्स हैं उनमें दर्द होगा, कमर में दर्द होगा और आप बिल्कुल थके हुए महसूस करेंगे, एग्जॉशन हो जाएगा। और इसमें लिम्फ नोड्स भी निकल जाती हैं, यानी कि जो चेहरे पे या पूरे शरीर पे दाने दाने निकल जाएंगे, विच स्मॉल पॉक्स डज नॉट, जैसे कि स्मॉल पॉक्स में नहीं होता था। WHO underlines that it is important to not confuse monkeypox with chickenpox। monkeypox को confuse नहीं करना है चिकन से, क्योंकि चिकन पॉक्स भी लगभग वैसे ही होता है जैसा monkeypox होता है। मीजल्स से, बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन से, स्केबीज, सिफिलिस और मेडिकल एसोसिएशन एलर्जीज। जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो monkeypox का वो 7 से लेकर 14 दिन तक है, लेकिन कभी कभी ये 5 से लेकर 21 दिन तक भी वेरी करता है। डिजीज़ का करेंस देखें तो CDC's monkeypox overview says that इन्फेक्शन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1958। तो जो इन्फेक्शन था सबसे पहले 1958 में डिस्कवर किया गया था और उसके बाद ही धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा है। पहला ह्यूमन केस 1970 में सामने निकल के आया था। तो दैट्स ऑल। ये है 23 मई के करंट अफेयर्स गाइस, इसको आप कवर कर लीजिए। कोई भी डाउट आता है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स में, सभी कैंडिडेट्स जिनको आप जानते हैं उन सभी को बताइए कि किस तरह से करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे कवर किए जा रहे हैं और बहुत अच्छे से कवर किए जा रहे हैं, जिससे कि आपका एक भी सवाल मिस ना हो UPSC या UP PCS या उत्तराखंड PCS के किसी भी लेवल में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।